नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एंड ओपेट सेक्शन। ठीक है, आज है 8 फरवरी दोस्तों, और दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं आज के आर्टिकल के बारे में बता देना चाहता हूँ। आज एक खास आर्टिकल है, मैंने बस एक ही आर्टिकल कवर किया है, नोट्स फॉर इंडिया एज अ डिजिटल ट्रेड जॉगरनॉट रोल्स ऑन। ठीक है, सो बने रहिएगा अंत तक। इसमें कुछ डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड और इंडिया और साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे। आज का एडिटोरियल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक 15-20 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने कल के दिए हुए कुछ क्वेश्चंस पे, जो मैंने आपको कल प्रीलिम्स और मेंस के तहत कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, इसका आंसर सी होगा। ये दोनों सही हैं, और ये भी आर्टिकल 27 के तहत कहता है टू पे अ टैक्स फॉर रिलीजियस टास्क। ठीक है, नॉट टू कंपेल एनीवन टू पे अ टैक्स ऑन रिलीजियस टास्क। ठीक है, और ये मेंस का आंसर है। कुछ हमारे एस्पिरेंट्स ने आंसर भी लिखा है इसमें। बीके हैशटैग बीके कह रहे हैं सिविल्स डेली कंटेंट आर ऑसम, काइंडली डू इन इंग्लिश लैंग्वेज विच हेल्प्स एवरीवन प्लीज। बीके, जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि हम लोग both we try to convey in English and Hindi language. Predominantly our PDF is made in English language. Even if you are not able to understand the content which I am saying in Hindi, then you can always refer to the PDF and you can download that PDF from the Samanvay form link. Okay, so the reason of why I am being linguistic here, Hindi and English, so that our voices, our efforts should go beyond the English audience actually. Both English and Hindi belt should understand कि हमारा purpose क्या है, हमारा aim क्या है। Alright, so let us start. नितेश ने आप पे बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क मुझे बना के दिया है। मैंने जो मेंस आंसर कहा था आप लोगों से लिखने के लिए, सो आपने कहा कि आप लिखेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन विच इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन लिख सकते हैं, एफआर से रिलेटेड आप मेंशन करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बॉडी में आपने कहा दैट यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म विच इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ओके, एंड वेस्टर्न कंट्रीज कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। फ्रांस को आप उठा सकते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप यूके को उठा सकते हैं। इनफैक्ट नेगेटिविटी में जाने के लिए आप ईरान को उठा सकते हैं, आप इराक को, आप और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे म्यांमार हो गए, बहुत सारी कंट्रीज़ आप जिनको उठा सकते हैं जो कि थियोक्रेसी से लेके एक सेक्युलर स्टेट जहां बनता है। आपने कहा कि कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा, जो कि एसआर बम्बई केस है, वेरी गुड, बहुत बड़ा एग्जांपल है, हमेशा से मैं कहते आया हूँ। श्रीरूर मठ केस जो कल मैंने आपको समझाया था, वेरी गुड। ऑल्सो आर्टिकल सेफ गार्ड में जो है, ठीक है, मेंशन ये करना जो मैंने कल बताया था कि आर्टिकल 26 क्लॉज 2 और आर्टिकल 25 का पार्ट 2 का जो सब क्लॉज बी है वो ज़रूर मेंशन करना है इसमें। ठीक है, ये जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है आर्टिकल 26 क्लॉज 2 के ऊपर। इस वजह से हमारा जो संविधान है वो एक रूल ऑफ लॉ के तहत उसको फॉलो करता है और मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, लार्जर गुड की तरफ देखता है। ठीक है, जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने, याद है मैंने कल के पीडीएफ में 2018 के सुप्रीम कोर्ट ने का एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जिन्होंने केस फाइल किया है, ठीक है, अगर वो एक इंडिविजुअल केस फाइल कर रहे हैं, उनका मुद्दा कहीं बड़ा है, उनका मुद्दा कहीं बड़ा है उनके जो ऑलरेडी डिफेंडेंट हैं इसमें। ठीक है, वो देखिएगा आप, 2018 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, मुझे याद नहीं आ रहा है, केरला का ही था शायद। आपने लिखा है पॉलिटिशियंस यूजेस रिलीजन टू विन वोट। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टिव वे में लिखना, बहुत नेगेटिव वे में मत लिखना, कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर देना इसमें। ठीक है, रीसेंट हिजाब केसेस कर्नाटका स्कूल गवर्नमेंट, ये भी लिख सकते हो। सीबीएसई वाला मामला भी लिख सकते हो आप, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो भी कोट कर सकते हो। सो ओवरऑल इट्स अ गुड अप्रोच, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, इट्स अ गुड अप्रोच, यू कुड हैव डन मच बेटर। लेकिन
आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट और टाइम टाइम पे आप लिख रहे हो. दिस इज गुड अप्रोच. अगर ऐसे आप लिटरली लिखते हो तो +5 कहीं नहीं गए. +5 और 6 मार्क्स. अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है, 15 मार्कर का है तो +7 कहीं नहीं गए आपके. ओके, वेरी गुड. Kindly do it English, which helps as southern aspirants also. Mohan Sai Waka, I have already informed this thing, addressed this issue here. हर्षित ने भी कमेंट करके बताया है कि सेक्युलरिज्म की वो डेफिनेशन लिखेंगे. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्टेप. द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड इन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जब हमारे संविधान सभा गठित हो रही थी तब सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था. फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पे 1976 में ये ऐड किया गया प्रियम्बल में हमारे. डिफाइंड रिलीजन, उससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स कुछ बताएंगे. बम्बई केस है, नेशनल एंथम केस है, कोट्स बाय पर्सनालिटीज. दिस यू कैन रेफर. दिस इज ऑल्सो गुड अप्रोच एक्चुअली. ठीक है हर्षित. सो आई होप जो नितेश को फीडबैक दिया होगा उससे भी आपको समझ जाना चाहिए, सीख जाना चाहिए. एंड दिस इज ऑल्सो 40 to 50% it's a right approach. Okay, so well done and stay tuned. I think आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंसी बनाए रखना. पीयूष कह रहे हैं कि सर हाउ कैन वी सबमिट आवर मेंस आंसर. जैसे आप हर्षित कर रहे हैं, नितेश कर रहे हैं दोस्तों, आप वैसे ही अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं. फिलहाल अभी हमारा कोई ऐसा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे हम आप आंसर सबमिट करिए. आप अभी अपना अप्रोच यहाँ बता सकते हैं. आने वाले कुछ हफ्तों में हम ये कोशिश कर सकते हैं कि एक ऐसा मीडियम बनाएं ताकि आप अपना आंसर सबमिट करें. ठीक है. धर्मेश कहते हैं सर जितनी बार डाउनलोड करना हो पीडीएफ तब बार बार ईमेल आइडेंटिटी को डालना पड़ता है. ऐसा नहीं है. आप ऐसा सिचुएशन आ रहा है, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या कैसे प्रोसेस फॉलो करते हो, तो क्या इशू आ रहा है. अदरवाइज क्या होता है, वो जो लिंक है ना, जब आप फॉर्म फिल कर देते हो, जो लिंक है उस लिंक को सेव करो और जब आप क्लिक करोगे उस लिंक को तो अपने आप आपको सारे पीडीएफ दिख जाएंगे. पिछले 1 महीने के पीडीएफ हैं, चाहे वो करंट अफेयर एनालिसिस हो, चाहे वो ओपन एनालिसिस हो. ओके. और पीयूष आपका ये आंसर बिल्कुल सही है बच्चे. 1 2 बोथ. ओके. सो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच. आपने इस कमेंट का हमें जवाब दिया. और कल का एडिटोरियल काफ़ी लंबा था लेकिन एक टॉपिक हमने कवर किया, उसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें थी. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ कि आप ये बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि वंस यू प्रेस द बेल आइकन यू गेट द डेली अपडेट. ओके. चलिए, ये हमारे कुछ प्रोग्राम थे जो कि सैटरडे संडे को रिलीज़ हुए थे. डेफिनेटली आप इसको वॉच कीजिएगा. और ये कुछ डीकोड यूपीएससी हमारा एक सेगमेंट है, प्लेलिस्ट है, इसमें आप जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में तो आपको मिल जाएगा. तरह तरह के वीडियो हैं, कब क्या कैसे क्यों करें यूपीएससी. ओके. तो चलिए चलते हैं हम आज के एनालिसिस के ऊपर. ये जो इमेज है आप देख रहे हो, ये मैंने कल के पीपीटी से, प्रेजेंटेशन से निकाल के लगाई है. क्यों लगाई है, इसका रीज़न है. ये देखिए, आज के ही न्यूज़पेपर में ये वाली इमेज आई है. ठीक है, सेम है ना बिल्कुल. मेरे कहने का मतलब है कि ये मुद्दा इतना गर्म हो चुका है, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था आपको, ये मुद्दा इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि इस न्यूज़पेपर में तो है, इंडियन एक्सप्रेस में भी लगभग 2 आर्टिकल हैं इस पे, सेक्युलरिज्म से और हर राइट. ठीक है, नारी का अधिकार. तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसीलिए मैंने कल 50 मिनट का पूरा, लगभग 50 तो नहीं था, लगभग 40 मिनट का मैंने कवर किया था, होलिस्टिक कवर किया था. इस आर्टिकल को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मेरी वीडियो देख सकते हो कल वाली. कौन सी? ये जो आप सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पे जाओगे और कल जो हमने वीडियो पब्लिश की थी, व्हाट इज़ रिलीजियस डिनोमिनेशन, और फिर श्री शिरूर मठ केस क्या था. ठीक है, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा. आप ये सारी चीज़ें मेरे एनालिसिस में आप पूरा समझ सकते हैं. इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें कवर की है इसमें, पेट्रियार्की वाली इशू भी कवर की है मैंने इसमें. ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने इस आर्टिकल की तरफ, नोट्स फॉर इंडिया एज अ डिजिटल ट्रेड जगरनॉट रोल्स ऑन. ठीक है, ये है आज का पूरा आर्टिकल. ठीक, बेसिकली दोस्तों इस आर्टिकल में जो कोर मुद्दा है, जो फोकल पॉइंट है, वो जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी नवंबर में, जो कि नहीं हो पाई XYZ रीज़न की वजह से, कोविड रीज़न बताया जा रहा है, उसमें होने वाले डिस्कशंस के बारे में. ठीक है, जो मिनिस्ट्री MC12 जिसका नाम दिया जा रहा है. ठीक है, इसको हम जूम इन कर लेते हैं और पूरा स्क्रीन पे ले आते हैं आर्टिकल. ठीक है, सो
MC12 यानी मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस अलग अलग कंट्रीज में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, स्पेसिफिकली जो ट्रेड से रिलेटेड हैं, जो ई कॉमर्स, जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं, वो आके इस फोरम में बैठते हैं और फिर पॉलिसीज तय होती हैं कि अब क्या धंधा कैसे चलेगा, अब इंटरनेशनल ट्रेड कैसे चलेगा। क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बैरियर्स आ गए थे, ठीक है, बहुत सारे ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स, इनमें बहुत सारे दिक्कतें पैदा हो गई थी। तो इन चीज़ों को कैसे हम अवॉइड करें, कैसे रिजॉल्व करें और एक इफेक्टिव पॉलिसी बनाएं ताकि कोई नुकसान में ना रहे, क्योंकि ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से हर कंट्रीज को नुकसान झेलना पड़ा है, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस होना था 3 मुद्दों पे, मेजरली 3 मुद्दों पे। एक था इनोवेशन, दूसरा था फिशरीज, ठीक है, और तीसरा था ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बोले तो अब डिजिटल ट्रेड आ गया। तो आज का जो आर्टिकल मेन है वो डिजिटल ट्रेड के ऊपर है, ठीक है। ये आर्टिकल थोड़ा सा अलग है, ये फिशरीज के ऊपर नहीं है, ये इनोवेशन जो आई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वैक्सीन को लेके, उसके ऊपर नहीं है, डिजिटल ट्रेड के ऊपर है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये। सो इसलिए ये अलग है। सो बेसिकली जो MC12 की जो मिनिस्टीरियल बैठक जो होने वाली थी नवंबर में, वो नहीं हो पाई। थर्ड वेव के खबर आ रही थी, ओमिक्रॉन वायरस के वजह से नहीं हो पाई। तो बेसिकली उसमें होना ये था कि डिजिटल ट्रेड जो नेगोशिएशन है उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज थी उसमें? बेसिकली जो हमारा जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव है, ठीक है, जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव यानी कि मेजरली उसमें कंट्रीज हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जो कि वर्ल्ड का लगभग 90% ये ई कॉमर्स देखती हैं और सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स की जो ट्रेड होती है वो इन्हीं कंट्रीज में देखी जाती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ समझते हैं कि क्या मुद्दा है। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ अ कॉमन WTO रिफॉर्म, ये इमेज चिपका रखी है मैंने। ये है GS पेपर 2, GS पेपर 3 से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और देख लीजिए। ग्रुपिंग अग्रीमेंट इन्वॉल्व इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ग्लोबल ग्रुपिंग, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब का सब टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। सो ऑन December 14, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर को कन्वीनर ऑफ द प्लूरलिस्ट भी कह सकते हो आप, प्लूरिलेटरल जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव ऑन ई कॉमर्स। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन ई कॉमर्स, क्योंकि ये डिजिटल ट्रेड से रिलेटेड है। मैंने फिशरीज नहीं लिखा, मैंने इनोवेशन नहीं लिखा। तो स्पेसिफिकली जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव हैज वेलकम अ सब्सटैंशियल प्रोग्रेस made at the talks over the past 3 years and stated that they expected a convergence on more issues by the end of 2022, ठीक है। सो बेसिकली मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन आपसी में उन्होंने बात करके ये मैसेज डाल दिया है कि बाय द एंड ऑफ 2022 बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं ई कॉमर्स को लेके जिसको हम सब्सटैंशियली प्रोग्रेस करेंगे, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि JSI होता क्या है। देखिए JSI दोस्तों WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बॉडी एक सेट ऑफ कंट्रीज को मिला के बनती है। वो इंपॉर्टेंट बॉडी जिसको हम कहते हैं जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, ये बॉडी क्या करती है, किसी भी एक मुद्दे के ऊपर रिसर्च करती है, उस पर एनालिसिस एग्जामिन करती है, फिर एक ड्राफ्ट तैयार करती है, एक पॉलिसी तैयार करती है, ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करती है और फिर वो प्रेजेंट करती है WTO मेंबर्स के सामने, ठीक। अब WTO मेंबर्स को इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना या ना करना ये WTO मेंबर्स के हाथ में है, लेकिन जो कंट्रीज इस पॉलिसी को बना रही हैं, जो जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्स का ड्राफ्ट बना रही हैं, वो मेजॉरिटी में वो थोड़ी सी पावरफुल और डेवलप्ड कंट्रीज हैं WTO में। इस वजह से क्या होता है कि जो भी पॉलिसी ये बना रही हैं आमूमतन इस पे अग्री हो जाता है, डिसअग्री होने के बजाय। मतलब कि ये डिसीजन मेकर भी हैं और डिसीजन स्विंगर भी हैं, ओके। इसी बात पे यही मुद्दा खड़ा हो रहा है जहां पे भारत और साउथ अफ्रीका दोनों उंगली कर रहे हैं, मतलब दोनों उंगली उठा रहे हैं कि भाई आप हम इनसे इन पॉलिसीज से, इन जॉइंट स्टेट इनिशिएटिव से हम सहमत नहीं हैं।
क्योंकि ये एक ओपेसिटी को फॉलो करते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं। तो आइए हम कुछ लीगल टर्म्स में उसको समझते हैं कि ये मुद्दा है क्या बेसिकली। ठीक। So JSI can be broadly defined as a plurilateral negotiation tool initiated by the WTO members who started negotiating certain issues without adhering to the rule of consensus and decision making. ठीक है, समझ में आ गई ये बात? These negotiations are primarily driven by like-minded developed countries member, जो मैंने अभी आपको बात बताई है. Although there is also some participation from development countries, JSI members seek to tap into opportunities in sectors with limited WTO jurisprudence. समझ में आ गई? Limited WTO jurisprudence. ठीक है, WTO का इसमें बहुत कम हस्तक्षेप है इस मामले में। और कौन कौन से मामले हैं वो? ई कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनोवेशन भी आ जाता है बाद में, और फिर फिशरीज भी आ जाती हैं। हालांकि हम आज इन्हीं दोनों पे बात करेंगे, खास तौर पे ई कॉमर्स की। ठीक है, इवन दो जो JSI मेंबर हैं अकाउंट फॉर 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड द इनिशिएटिव वेलकम्स न्यूअर एंट्रेंट्स, जबकि कहा जाता है कि ओवर हाफ ऑफ द WTO मेंबर्स दे वो नेगोशिएशन से बाहर रहते हैं। ठीक है, दे फियर ऑफ बीइंग आर्म ट्विस्टेड इनटू एक्सेप्टेबल ग्लोबल रूल्स। ठीक है, वही चीज है कि जो मेंबर्स WTO के JSI ग्रुप से बाहर हैं उनको जबरन जबरदस्ती JSI की बात माननी पड़ती है। जबरदस्ती कहते हैं ना कि आर्म ट्विस्टेड, हाथ पकड़ के मोड़ दिया कि अब तुम मानो ये बात, अब हम जो कह रहे हैं वही करोगे। तो एक तरीके से थोड़ी सी मेजोरिटेरियनिज्म, दादागिरी वाली बात चल रही है यहाँ पे, जो जॉइंट इनिशिएटिव स्टेटमेंट इनिशिएटिव है। तो इसी को रेजिस्ट कर रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव लेड द रेजिस्टेंस एंड बीन द JSI's मोस्ट वोकल क्रिटिक। अब मुद्दा ये उठता है कि जब इंडिया साउथ अफ्रीका ऐसा कर रही है, तो कैन इंडिया tailor its engagement with WTO to better accommodate its economic and geopolitical interest? ये मुद्दा तो बनता ही है। ठीक है, ये आपके लिए भी सवाल है, ये कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या भारत ऐसे एंगेज कर सकता है WTO के साथ जब उसके आर्थिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के मामले में, जब वो खुद JSI को चुनौती दे रहा है, जब वो खुद JSI को क्रिटिक कर रहा है, और JSI उसकी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, ये हम सब बाद में, WTO क्या है, कब स्थापित हुआ था, 1995 में स्थापित हुआ था, ये सब आप अब थोड़ा सा लेवल हम अपना आगे बढ़ाते हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए WTO से रिलेटेड। ओके, नाउ तो बेसिकली ग्लोबल रूल ऑन डिजिटल ट्रेड, रूल्स की बात में आते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। WTO इमर्ज्ड इज लार्जली एनालॉग वर्ल्ड इन 1994 और 95 में WTO पिक्चर में आया था। ठीक है, सेकेंड मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो 1998 में, सेकेंड मिनिस्टेरियल मतलब MC2 या MC02, जब सेकेंड मिनिस्टेरियल काउंसिल हुई थी 1998 में, तो ये कहा गया था कि कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी किसमें? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ई कॉमर्स। ये कहा गया था कि अब इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें मंगाई जा रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है ऑनलाइन द्वारा, तो क्यों ना हम कुछ कस्टम ड्यूटी लगाएं। ठीक, 1998 में ये बात हुई थी। हालांकि कोई फिक्स्ड नेगोशिएशन नहीं हुआ था, कोई फिक्स्ड टर्म नहीं हुआ था, लेकिन बस स्टार्ट हो गया था। ठीक, हुआ यूं, द टेम्पररी मोराटेरियम वॉज इम्पोज्ड ऑन कस्टम ड्यूटीज रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी वजह से दिस मोराटेरियम हैव बीन रीन्यूड कॉन्टिन्यूअसली, समय समय पे चेंज होता रहा है, to consistent opposition from India and South Africa. Okay, they argue that the moratorium imposes significant cost on developing countries and they are unable to benefit from the revenue custom duties would bring. समझ में आई बात? कोई फायदा नहीं हो रहा है, खास करके अब, जबकि इंडिया और भी कंट्रीज होंगी जिनको इनसे दिक्कत हो रही होगी, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है। इंडिया और साउथ अफ्रीका दे आर इकोनॉमिकली वेल ऑफ, पावरफुल पोजीशन पे है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन उनके अच्छे हैं। ठीक है, और इस वजह से साफ साफ वो अपनी अपनी बात रख पा रहे हैं कि दे आर अनेबल टू बेनिफिट फ्रॉम द रेवेन्यू कस्टम ड्यूटीज वुड ब्रिंग। ठीक है,
और समय समय पे चेंज किया जा रहा है। तो ये बात 1998 की है, लेकिन these members also agreed upon to set up a work program on e-commerce across 4 areas at General Council। ठीक है, कौन कौन से एरियाज थे? गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डेवलपमेंट, जिसकी मैंने अभी बात की थी। ठीक है, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, हुआ यूं था कि कोई मतलब एक डिसीजन नहीं लिया गया, सारे लोग अग्री नहीं हुए, जनरल कंसेंसस नहीं हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया, वो जेएसआई की मेजोरिटेरियनिज्म, वो एक कहते हैं ना टोटलिटेरियनिज्म वाली बात, ठीक है, अथॉरिटी वाली बात चलती आई। उस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे मेंबर्स जो है वो जेएसआई से अलग हो गए। 70 मेंबर्स ब्रोकर्ड द जेएसआई इन दिसंबर 2017 टू इनिशिएट एक्सप्लेटोरी वर्क ऑन द ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट। एक्सप्लेटोरी मतलब इन्वेस्टिगेशन करने लगे कि हम इसके अलावा, जेएसआई के अलावा और क्या मायने अपना सकते हैं ट्रेड से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज साइंड अप 2019 डिस्पाइट होल्डिंग कॉन्ट्ररी व्यूज टू मोस्ट जेएसआई ऑन की इश्यूज। ठीक है, समय समय बहुत सारी कंट्रियां ज्वाइन भी करती गई जेएसआई को, लेकिन उनका कोर इशू हमेशा से कॉमन रहा है जो शुरू में हुआ करता था, चाहे वो कस्टम ड्यूटी को लेके हो, चाहे वो ई कॉमर्स के पे टैक्सेस लगाने के ऊपर हो। ठीक है, इसमें चाइना और इंडोनेशिया भी सामने उठ के आए। उन्होंने कहा कि भाई हम साइड में रह के वॉच नहीं कर सकते। ठीक है, इससे अच्छा कि हमें भी मौका दो और हमारी भी बात सुनो, हम भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। खैर, इन्होंने अच्छी बात की थी। ठीक है, सो बेसिकली इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, अभी जो करंट सिचुएशन है, India and South Africa have rightly pointed out that the JSI contravenes the WTO's consensus based on the framework, where every member has a voice and a vote regardless of economic standing. That's a very good and great saying कि ये ज़रूरी नहीं कि हम एक एक बिजनेस के अंदर बंधे हुए हैं। ठीक है, तो आप एज अ मेंबर हमें देखेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि कोई कंट्री गरीब है, कोई कंट्री के पास पैसा नहीं है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर आप मेंबर ही क्यों हैं? राइट, सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। इफ यू आर अ member of that organization, then you have full right and authority to voice your vote either in for or in against. ठीक है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका's position strike a chord at the heart of the global trade regime. How to balance the sovereignty right of the state to shape the domestic policy. ठीक है, how to balance the sovereignty right of the state to shape domestic policy with international obligation that will enable them to benefit of a global trading system. ठीक है, एक कहते हैं ना कि हाउ टू बैलेंस द सोवरेनिटी राइट। सोवरेनिटी राइट मतलब संप्रभुता राज्य, संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य मतलब कि उस स्टेट के बारे में वो खुद डिसीजन ले सकता है और कोई डिसीजन नहीं लेगा। समझ रहे हैं? इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। ओके, इंडिया अपना अच्छा बुरा खुद ही तय करेगी, उसके लिए और कोई नहीं तय करेगा। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका इस पोजीशन में है कि वो एक सॉवरेन स्टेट है और अपना अच्छा बुरा तय कर सकती है। तो ये एक ऑब्लिगेशन बनता है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, कि भाई वो इन मौक़ों को इंडिया जैसे कंट्रीज को मौका दें और ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इन सब चीज़ों का। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जो बोल दे रहे हैं और आपकी कंट्री वो कर लेगी। ठीक है, हम म्यांमार, हम पाकिस्तान या फिर हम कोई और कंट्रीज तो है नहीं। वी आर ऑल्सो ग्रोइंग, एमर्जिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमीज। ठीक है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट पूरे दुनिया में सबसे स्ट्रांग है हमारे पास। तो ऑफ कोर्स अ कंटेस्टेड रजीम, ये है 4 पॉइंट, इसको भी ध्यान से समझिएगा। ये हम लिंक कर रहे हैं अब दूसरे टॉपिक से। सो सेवरल कंट्रीज बोथ विद इन एंड आउटसाइड द जेएसआई हैव इम्पोज्ड डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट दैट कंपेल्स कॉर्पोरेशन टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा विद इन टेरिटोरियल बॉर्डर। अब जब ई कॉमर्स की हम बात करेंगे तो डेटा तो उसमें आएगा ही आएगा। जब ई कॉमर्स की हम बात करेंगे तो डेटा प्रोटेक्शन आएगा उसमें। ठीक है, तो यहीं पे रिसेंटली क्या हुआ, आप सबने सुना होगा, अगर आपके पास मास्टर कार्ड होगा या आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होगा, तो पिछले साल ही जो आरबीआई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी
जिस पॉलिसी के दौरान मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस ये लोग कंप्लाई नहीं कर पाए भारत में अपनी सर्विसेज कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो सेवरल पेमेंट कार्ड कंपनीज इंक्लूडिंग मास्टर कार्ड एंड अमेरिकन एक्सप्रेस वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग न्यू कार्ड्स फॉर फेलियर टू कंप्लाई 2018 फाइनेंशियल डेटा लोकलाइजेशन। ओके, Joint Parliamentary Committee on Data Protection has recommended stringent localization measure for sensitive personal data and critical personal data in India's data protection legislation। दो बातें याद रखिएगा, आरबीआई और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आपके मेंस आंसर के लिए आप अपने इसमें चैलेंजेस में लिख सकते हैं या फिर आप की टेक अवेज में लिख सकते हैं कि ये सारे मुद्दे हैं जो कि कंपेल करती हैं इंडिया को अपना स्टैंड लेने के लिए कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, तो हमारे लोगों के लिए क्या अच्छा है हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। ओके, हाउएवर फॉर नेशंस एंड इंडस्ट्रीज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड लुकिंग टू एक्सेस न्यू डिजिटल मार्केट, these restriction impose unnecessary compliance cost, thus arguably hampering innovation and supposedly unfair protectionism। जो बड़ी जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये कंट्रीज कुछ ऐसी हैं, इनको लगता है कि अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को अगर हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो शायद हमारे लिए खतरा है, ठीक। लेकिन इंडिया को लगता है कि अगर डिजिटल प्रोसेस है, जो डेटा वाला प्रोसेस है, उसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो वो उतना ही अच्छा है एक एक यूजर के लिए, ठीक है। तो उनके मामले में जो यूएस यूके है, उनके मामले में दिस इज हम कह सकते हैं कि दैट इज अनफेयर प्रोटेक्शनिज्म। ओके, सो देयर इज अ सिमिलर डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग डोमेस्टिक लॉज दैट मैंडेट द डिस्क्लोजर ऑफ, यहां ध्यान से देखिएगा, ये डेटा प्रोटेक्शन वाला आपका लिंक अब आ रहा है, GS2 भी टच कर रहा है आपका, GS3 भी टच कर रहा है आपका। ओके, देयर इज सेवरल डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग डोमेस्टिक लॉज दैट मैंडेट द डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स कोड, ठीक है। यही तो बात हो रही थी ना कि सोर्स कोड को डिस्क्लोज किया जाए, तभी तो व्हाट्सएप वाला इतना न्यूज फैला था। डेवलप्ड कंट्रीज बिलीव दैट इट हैम्पर्स इनोवेशन, ठीक है, वेयर एज डेवलपिंग कंट्रीज बिलीव इट इज एसेंशियल फॉर एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। तभी व्हाट्सएप कभी कभी वो जो थर्ड पार्टी जो इंक्रिप्शन है वो हटा नहीं रहा है, वो ये चाह रहा है कि एंड टू एंड यूज़र को सोर्स ना पता चले, जो दो लोगों के बीच में बात हो रही है उसमें थर्ड पार्टी को नहीं पता चलनी चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट यही कह रही है कि एल्गोरिदम की ट्रांसपेरेंसी के लिए, एक फेयरनेस के लिए हमें ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा कि हमें सिक्योरिटी लेवल से, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से हमें ये पॉलिसी ले आनी पड़ेगी, ठीक है, विच वॉज अनदर की रिकमेंडेशन, ठीक है, इन JPC रिपोर्ट 2021। नाउ इंडियाज चॉइस, भारत के पास अब क्या ऑप्शन बचता है? भारत के पास ये डेटा सॉवरेनिटी, ठीक है, डेटा की संप्रभुता इज चैंपियन एज ए मीन्स ऑफ रेजिस्टिंग डेटा कोलोनियलिज्म। ओके, डेटा कोलोनियलिज्म मतलब क्या होता है? हम डेटा नहीं शेयर करेंगे, हम सोर्स नहीं बताएंगे, हम IPR नहीं देंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें डेटा कोलोनियलिज्म आता है, ठीक है। लेकिन भारत क्या डिमांड कर रहा है? डेटा सॉवरेनिटी, ठीक है, हम अपनी तरह से डेटा यूज करेंगे, आपके हिसाब से हम नहीं यूज करेंगे। आई बात समझ में? द एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक प्रैक्टिस एंड इंटेंसिव लॉबिंग ऑफ सिलिकॉन वैली कंपनीज, मतलब कि कहां पे है? कैलिफोर्निया। ओके, लॉबिंग ऑफ सिलिकॉन वैली कंपनीज, पॉलिसी मेकिंग फॉर इंडिया डिजिटल इकोनॉमी एज इज एट क्रिटिकल जंक्चर, ठीक है। सर्विलांस रिफॉर्म हो गए, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन हो गए, एल्गोरिदमिक गवर्नेंस हो गया, नॉन पर्सनल डेटा रेगुलेशन मस्ट बी galvanized through evidences, insight and work for individuals, communities, local businesses, not just establish a larger player, ठीक है। सो मुद्दा यहां पे ये उठता है कि अगर इंडिया WTO या फिर जो जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव है उसके साथ अगर नहीं जा रही है तो फिर इंडिया क्या करेगी, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को छोड़ दिया है 2019 में मेरे ख्याल से, ठीक है। क्यों छोड़ा था वो अभी आप आगे मैं पूछूंगा आपसे। ये छोड़ दिया था इंडिया के, और ये भी कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, क्या इंडिया इसके पार्ट है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो बेसिकली दो ऑप्शन बचते थे और दोनों ही अभी फेवर में नहीं है इंडिया के, ठीक है। तो बाय सिटिंग आउट, ये कहा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि
भाई हम सिस्टम में रह के और चुप रहें ये नहीं हो सकता, ठीक है। हम सिस्टम के बाहर रहें और चाहें कि सब ठीक हो जाए, हमारे तरह से चले, ये भी नहीं हो सकता। तो इससे यही साबित होता है कि हम सिस्टम में एटलीस्ट रहें, और फिर जो हमारा आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो हमारे संबंध है अंतर्राष्ट्रीय, उनको यूज़ करें और अपनी सॉवरेनिटी के स्टैंड पे हम खड़े रहें, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट, नेगोशिएशन डज नॉट मीन कॉम्प्रोमाइज, राइट। Taking a cue from the Digital Economic Partnership Agreement between Singapore, Chile, New Zealand, India can push for a framework where countries can pick and choose their modules. इसी के बारे में बात कर रहा था, that countries can pick and choose their own modules which they wish to comply. These combination can be amassed incrementally as emerging and economic such as India domestic regulation, ठीक है। So despite its failing, the WTO plays a crucial role in global governance. Global trade governance भी होना चाहिए था, global trade governance, and it is vital to India's strategic interest, ठीक है। Negotiating without surrendering domestic policy, making hold to key India's digital future. ये कुछ ऐसे लाइन है दोस्तों, आप यूज कर सकते हो अपने मेंस आंसर में। आखिरी लाइन ध्यान दीजिएगा, नेगोशिएटिंग विदाउट सरेंडरिंग डोमेस्टिक पॉलिसी, मेकिंग होल्ड्स दी, अपने अपने घरेलू पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी को से कॉम्प्रोमाइज किए बिना इनसे नेगोशिएट करिए, तभी इंडिया का डिजिटल फ्यूचर होगा। नेगोशिएशन का मतलब कॉम्प्रोमाइज करना नहीं होता है, ओके। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। क्या रीजन था इंडिया का विड्रॉल फ्रॉम RECP? क्यों रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेट इससे पार्टनरशिप से इंडिया ने विड्रॉ किया था, क्या रीज़न था, ओके। ये दो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स बेस्ड, इसको प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा। इन्हीं आर्टिकल से निकलते हैं, पैदा होते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द ग्रुप ऑफ वेल्दी नेशन अग्रीड ऑन ए जॉइंट सेट ऑफ प्रिंसिपल गवर्न क्रॉस बॉर्डर यूज ऑफ डेटा डिजिटल ट्रेड? विच कमिटी, ये बता दीजिएगा, डेटा प्रोटेक्शन वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम अपने इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ पे चलते हैं, ठीक है। बहुत लिमिटेड न्यूज़ थी, ये एक न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बेसिकली इसमें बात की गई है रॉन्ग डायग्नोसिस की। जो हमारा यूनियन बजट अभी अभी आया है 22-23 का, उसमें बातों की प्रशंसा की गई है कि फिजिकल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया है और फिजिकल कंसोलिडेशन की बात हो रही है, फिजिकल डेफिसिट को लिमिट करने के लिए बात की गई है, ठीक है। लेकिन फिजिकल एक्सपेंडिचर को अगर हम ध्यान में रखें तो क्या हम और भी मामलों को निग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं? यहाँ पे ये बताया गया है कि द बजट लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव ग्रोथ, नॉट रेजिंग स्पेंडिंग ऑन सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। 3 बारे में बात हुई है, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप मेरा एनालिसिस भी देखेंगे, जो हमने जब बजट आया था 2-3 तारीख का जो एनालिसिस था, उसमें मैंने यही बताया था आपको कि कुछ कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जिसमें बजट एलोकेशन कम कर दिया गया है। कौन से थे? MG नरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो एलोकेशन है वो कम कर दिए गए हैं। कम क्या कर दिए गए हैं, मतलब एक तो सेंसस हुआ नहीं है, ठीक है। सेंसस ना होने की वजह से लगभग 10 करोड़ या मेरे ख्याल से कई करोड़ लोग उनके बेनिफिशरीज नहीं हो पाए, क्योंकि 2011 का सेंसस हुआ था, 2011 और आज 2021 है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिस डेटा को फॉलो करता है, जिस बेनिफिशरीज को फॉलो करता है, वो 2011 के बेसिस पे है। आज हम 2021 में हैं। 10 साल में पैदा लोग हुए होंगे, लोग बढ़े होंगे, उम्र बड़ी होगी उनकी, वो बेनिफिशरीज नहीं आ पाए हैं, इसमें इंसर्ट नहीं हुए हैं, तो वहाँ कमी है, ठीक। तीसरी चीज़ फार्मर से रिलेटेड कि हाय तौबा हाय त्राही, ये सारे हाय हाय मचा रहे हैं हमारे किसान, जिनको कहा जा रहा है कि कोई कोई रियायत नहीं मिल रही है, कोई रे ऑफ होप नहीं मिल रहा है, कैसे वो अपनी फसलें अच्छी दामों में बेचें, कैसे फर्टिलाइज़र्स कम दाम में उनको मिलें, ठीक है। इन मामलों में नहीं देखा गया है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, wage workers which account 1/4, wage worker which account 1/4 of all workers have seen a decline in the wages. More than 2/5 of all workers engage in 2/5 of all workers engage in agriculture and they have decline in income from crop cultivation. ये जो बंदे हैं
क्रॉप कल्टीवेशन में इनकी डिक्लाइन देखी गई है एंड दे हैव सीन रिपोर्टेड बाय सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑन फार्मर्स ऑन 2019 की बात है ये। अभी तो कोविड था नहीं तब की बात है, अब कोविड आ गया होगा तब तो और ही इसका फिगर, ठीक है। Forget the government promises of doubling farmers' income in 2022. Farmers are struggling to maintain their real income. These are official estimates that the government have not refuted or have indulged in using tactical denial. यहाँ तक कि on employment, there is now clear evidence that not only that has economically failed to create jobs for million entering into labor force, but even those who remain into labor force have been seen the condition of their work deteriorating. ठीक है, ये एमजी नरेगा से बात की गई है। एमजी नरेगा में ऑफिशियली बताया गया है कि 25% एलोकेशन कम किया गया है इस साल, ठीक है। जहां 98 करोड़ का बजट था तो सिर्फ 73,000 करोड़ का बजट यहाँ पे है। तो ऑफकोर्स जो 100 दिन की गारंटीड इनकम थी उसमें गिरावा आएगा, ठीक है। द सेम हैज ट्रू फॉर द एलोकेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वेयर इवन आफ्टर एक्सक्लूडिंग द वन टाइम पेमेंट फॉर एफसीआई ड्यूज, ठीक है, द बजट 2023 इज मच लोअर देन द एस्टिमेट्स ऑफ 2021 और 2021, ठीक है। क्लियरली गवर्नमेंट हैज गिवन up any pretense of using social safety net to protect the lives of the livelihood of the major citizens. For example, जैसे 30,944 करोड़ disbursed as a part of cash transfer to women in Jan Dhan account holding इतना was discontinued last year. अब नहीं है वो, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिया है कि the best example of the government's insensitivity in the agriculture sector which has been under distress for the last 5 years with farmers protest throughout the country. यहाँ पे ये कहा गया है कि डिक्लाइन हुई है, जो हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है उसकी डिक्लाइन हुआ है, जो प्राइस है उसका वो डिक्लाइन हुआ है, सब्सिडी नहीं मिल रहे हैं फर्टिलाइजर्स पे, ठीक है। ये सारे मुद्दे हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए हैं और बजट में इनकी एलोकेशन भी कम है। तो रॉन्ग डायग्नोसिस का जो आर्टिकल था वो यही था। और दूसरा जो जस्टिफिकेशन सरकार दे रही है वो ये दे रही है कि भैया हम कैपिटल एक्सपेंडिचर 25% बढ़ाए हैं, ठीक है, अगेंस्ट द विड्रॉल एक्सपेंडिचर ऑफ सोशल सर्विस डज नॉट होल्ड। ऑफ कोर्स कि इसमें यही बात की गई है कि आप 25% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए हो ना, मतलब कि आप पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल, सड़क ये सब बनाओगे, लेकिन सोशल वेलफेयर, सामाजिक कार्य कहाँ होगा, ठीक है। जैसे रूरल की बात की गई है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, ठीक है। In fact, the best strategy is an economy struggling with low demand and low investment. Expenditure on social welfare at the juncture is as much necessity as capital expenditure, ठीक है। तो एक ऐसा भी आना चाहिए जहाँ पे सोशल एक्सपेंडिचर को मद्देनज़र रखते हुए हमें बजट एलोकेट करना पड़ेगा, और जहाँ पे ढेर सारे मामले आएंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर से मामले आएंगे, चाहे वो रूरल से रिलेटेड मामले आएंगे, ठीक है। So there are at the cost of rightful welfare needs of the majority who have lost their lives, livelihood and dignity. जो बेचारे मजदूर हैं, फार्मर्स हैं, वो देख रहे हैं उनका राहुकाल चल रहा है, ऐसा लगता है उन्हें, और उनको उम्मीद है कि अमृतकाल आने वाला है अगले 25 सालों में, जो कि वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो ये था आज का ओपेट एनालिसिस, और ये इस एनालिसिस का क्वेश्चन है। आप बजट से रिलेटेड इसको कमेंट करके बताइएगा कि सेल्स वैल्यू कस्टम ट्रेड कौन सा टैक्स कहलाता है ये, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का ओपेट एनालिसिस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पूछे गए क्वेश्चंस पे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जो नहीं आ रहा है वो भी, जो आ रहा है वो भी, ठीक है। सो हम मिलते हैं कल के ओपेट एनालिसिस में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।